हेलो एवरीवन, मैं ज्योति पारिक और आपका हमारे महाविद्यालय श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम अपने बीए फर्स्ट ईयर के राजस्थान के भूगोल के अंतर्गत हम राजस्थान के अफवाह तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, राजस्थान का जो अफवाह तंत्र है उसको 3 भागों में विभक्त किया गया है। पहला है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। वे नदियाँ जो अपना जल राजस्थान की पहाड़ियों से, मतलब जो अरावली पर्वतमाला से निकलकर और राजस्थान में बहती हुई अपना जो जल है वो अरब सागर में ले जाकर गिराती है, वे हैं अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। दूसरे है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। वे नदियाँ जो राजस्थान में निकलती है, राजस्थान में बहती है और अंत में अपना जल ले जाकर बंगाल की खाड़ी में ले जाकर अपना जल गिराती है, या फिर बंगाल की खाड़ी में जो मुख्य नदियाँ जाकर मिलती है उसकी वे सहायक नदियाँ बन जाती है। इस प्रकार से कुल मिलाकर वे नदियाँ जो अपना जल बंगाल की खाड़ी में पहुंचाती है वो है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। और दूसरी है आंतरिक प्रवाह की नदियाँ, मतलब वे नदियाँ जो राजस्थान में पहाड़ियों से निकलती है और फिर राजस्थान में ही बहती है और वहीं पे लुप्त हो जाती है। ना तो वो अरब सागर में जाती है और ना ही बंगाल की खाड़ी में, और वो अपने ही स्थान पर लुप्त हो जाती है। उसे हम कहते हैं आंतरिक प्रवाह की नदियाँ। तो देखिए, जो पहले प्रकार की नदियाँ अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ, जिसमें अनेक नदियाँ हैं, जैसे लूणी नदी, माही नदी, साबरमती, सोम नदी, जाखम नदी और पश्चिमी बनास, ये सभी नदियाँ हैं अरब सागर तंत्र की नदियाँ। दूसरी है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। इसमें भी अनेक प्रकार की नदियाँ राजस्थान की, जैसे चंबल है। चंबल नदी अपना जल, चंबल एक यमुना की सहायक नदी है और यमुना के माध्यम से यह नदी अपना जल बंगाल की खाड़ी में पहुंचाती है। तो चंबल नदी है। उसके बाद बनास नदी, गंभीरी, बाणगंगा और पार्वती, ये सभी नदियां हैं वो बंगाल की खाड़ी तंत्र की नदियां हैं। उसके बाद है आंतरिक प्रवाह की नदियां, जिसमें जिन प्रमुख है घग्गर नदी, कांतली नदी, कांकनी, साबी, मेंथा और रूपनगढ़, ये सभी नदियां हैं आंतरिक प्रवाह की नदियां। तो ये राजस्थान के नदी तंत्र के बारे में ये एक चार्ट है, इसको आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। इसमें आपके 3 प्रकार की नदियां हैं। तो आज हम सबसे पहले हमारी जो सबसे पहली प्रकार की नदियां हैं अरब सागर में गिरने वाली नदियां, इनके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, हमारी आज हम पढ़ेंगे अरब सागर में गिरने वाली जो नदियां हैं इनके बारे में। तो सबसे पहली नदी है जो अरब सागर में गिरने वाली, उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, वो है लूणी नदी। पहली है लूणी नदी। देखिए, यह जो लूणी नदी है, इस नदी के हम उद्गम क्षेत्र के बारे में देखें। सबसे पहले उद्गम, तो यह जो नदी है इसका उद्गम हो रहा है अजमेर की नाग पहाड़ियों से। अजमेर की नाग पहाड़ियाँ अजमेर से यह नदी निकल रही है और यह नाग पहाड़ियाँ हैं जो अरावली पर्वतमाला का ये किस्सा है। अरावली पर्वतमाला की नाग पहाड़ियाँ हैं जो अजमेर में स्थित है। नाग पहाड़ियों से लूणी नदी का उद्गम है और अजमेर से निकलकर यह नदी, इसके बाद हम इसके अफवाह क्षेत्र में देखेंगे कि यह नदी किन किन क्षेत्रों में, किन किन राज्यों में बहती है, किन किन जिलों में। तो अजमेर से निकलने के बाद यह नदी जोधपुर, पाली, जालौर, बाड़मेर, अजमेर, जोधपुर, पाली, जालौर, बाड़मेर, ठीक है, इन सभी जिलों में यह नदी बहती है। और इस नदी का जो जल है वो बालोतरा, बालोतरा का है, बाड़मेर में है। तो बाड़मेर तक तो इसका नदी का जल है वो मीठा रहता है और बालोतरा बाड़मेर के बाद इस नदी का जो जल है वो खारा हो जाता है, खारा। यह नदी अजमेर की नाग पहाड़ियों से निकलती है। अजमेर की नाग पहाड़ियों से निकलने के बाद अजमेर, जोधपुर, पाली, जालौर और बाड़मेर में यह नदी प्रवाहित होती है और बाड़मेर में बालोतरा के बाद इस नदी का जो जल है वो खारा हो जाता है, ठीक है। और अंत में यह जो नदी है कच्छ के रण में जाकर गिर जाती है। अंत में कच्छ के रण में जाकर यह नदी गिर जाती है।
कच्छ के रण में। ठीक है, अंत में कच्छ के रण में यह नदी है वो जाकर गिर जाती है। उसके बाद हम इस नदी की जो प्रमुख सहायक नदियाँ हैं इनके बारे में देखते हैं। सहायक नदियाँ, इस नदी की कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं। तो इसकी जो प्रमुख सहायक नदियाँ हैं उनमें सुकड़ी, जवाई, मीठड़ी, बांडी, सुकड़ी, जवाई, मीठड़ी, बांडी, मीठड़ी, बांडी, ठीक है, जोजरी और लीलड़ी, जोजरी और लीलड़ी, ये इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। ठीक है, तो यह लूणी नदी के बारे में है कि लूणी नदी का उद्गम स्थान होता है अजमेर की नाग पहाड़ियों से। अजमेर की नाग पहाड़ियों से निकलने के बाद यह नदी अजमेर, जोधपुर, पाली, जालौर और बाड़मेर में बहती हुई यह कच्छ के रण में जाकर गिर जाती है। ठीक है, उसके बाद इस नदी का जो जल है वो बालोतरा तक इस नदी का जल मीठा रहता है और बालोतरा के बाद इस नदी का जल खारा हो जाता है। और इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं सुकड़ी, जवाई, मीठड़ी, बांडी, जोजरी और लीलड़ी, ये इस नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। ठीक है, उसके बाद ये हमारी हो गई लूणी नदी। उसके बाद हम बात करते हैं माही नदी की। अगली है माही नदी। तो अरब सागर में गिरने वाली अगली नदी है माही नदी। माही नदी, तो हम इसके सबसे पहले उद्गम स्थान के बारे में देखें। उद्गम स्थान, तो देखिए यह जो माही नदी है उसका उद्गम स्थान मध्य प्रदेश से होता है। मध्य प्रदेश से, मध्य प्रदेश की जो मध्य प्रदेश में विंध्यन की जो पहाड़ी है उसमें महू के निकट मेहद झील से, महू के निकट मेहद झील से, मेहद झील से, मेहद झील से इस नदी का उद्गम स्थान है और यह राजस्थान में बांसवाड़ा में प्रवेश करती है। मध्य प्रदेश में महू के निकट मेहद झील से निकलकर यह नदी राजस्थान में कहाँ प्रवेश करती है? बांसवाड़ा में। बांसवाड़ा में खादू के निकट, बांसवाड़ा में खादू एक स्थान है, तो खादू के निकट बांसवाड़ा में यह नदी प्रवेश करती है। ठीक है, उसके बाद यह नदी राजस्थान में खादू के निकट बांसवाड़ा में प्रवेश करने के बाद विशेष रूप से डूंगरपुर और बांसवाड़ा में बहती है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा, और यह नदी डूंगरपुर और बांसवाड़ा में बहती हुई डूंगरपुर और बांसवाड़ा की सीमा बनाती है। दोनों जो जिले उन जिलों की सीमा पर यह नदी प्रवाहित होती है। और यह नदी है वो सबसे बड़ी चीज़ इसकी यह है कि राजस्थान को जो कर्क रेखा है, राजस्थान में जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा को यह नदी 2 बार काटती है। कर्क रेखा को 2 बार, यह नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। एक बार यह नदी दक्षिण से उत्तर को जाती है, फिर उत्तर से दक्षिण की ओर वापस आती है। जब एक बंगाल की खाड़ी में गिरती है तब यह वापस आती है, तो यह कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में महू के निकट नहीं, धार के जो जिले हैं, धार का जो जिला है, धार जिले के निकट, धार जिले में, धार जिले में मेहद झील से यह निकलती है। राजस्थान में डूंगरपुर बांसवाड़ा के खादू के निकट प्रवेश करती है और डूंगरपुर बांसवाड़ा की सीमा बनाती हुई यह नदी राजस्थान में जो कर्क रेखा आती है, उस कर्क रेखा को यह नदी 2 बार काटती है। फिर उसके बाद में देखिए तो यह अंत में जाकर खंबात की खाड़ी में अपना जल गिरा देती है। अंत में खंबात की खाड़ी में, खंबात की खाड़ी में यह नदी अपना जल गिरा देती है। और इस स्थान पर जो जिस यह इस नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है डूंगरपुर बांसवाड़ा, तो बांसवाड़ा के निकट जो छोटे बड़े जो 56 नाले हैं, बांसवाड़ा के निकट छोटे बड़े 56 नाले हैं, तो उस 56 नदी नालों का जो समूह है उसे 56 का मैदान भी कहा जाता है।
छप्पन का मैदान। इस नदी के प्रवाह क्षेत्र को छप्पन का मैदान कहा जाता है। ठीक है, तो उसके बाद हम देखें तो महानदी के जो अन्य नाम भी हैं, जैसे इसको दक्षिण की गंगा, आदिवासी की गंगा। ठीक है, इसके अन्य नाम हम देखें तो इसको अन्य नामों से पुकारा जाता है, जिसमें दक्षिण की गंगा, दक्षिण की गंगा, आदिवासियों की गंगा, आदिवासियों की गंगा, इनके नाम से भी इस माही नदी को पुकारा जाता है। ठीक है, तो ये माही नदी है। तो सबसे पहले हम देखें तो माही नदी का जो उद्गम स्थान है वो मध्य प्रदेश से होता है। मध्य प्रदेश में धार जिले में जो मेहद की झील है, मेहद झील से इस नदी का उद्गम स्थान होता है। और यह राजस्थान में खाद्य के निकट बांसवाड़ा में प्रवेश करती है, और खाद्य के निकट बांसवाड़ा में प्रवेश करने के बाद डूंगरपुर और बांसवाड़ा में बहती हुई कर्क रेखा को यह नदी 2 बार काटती है, और लास्ट में जाकर जो खंबात की जो खाड़ी है उसमें अपना जल गिरा देती है। और इसके प्रवाह क्षेत्र को छप्पन का मैदान कहा जाता है। और इसको जो अन्य नामों से पुकारा जाता है, जैसे दक्षिण की गंगा और आदिवासियों की गंगा के नाम से भी इस नदी को जाना जाता है। उसके बाद अगली जो नदी है वो है सोम नदी। अगली है अरब सागर में गिरने वाली अगली नदी है सोम नदी। सोम नदी। तो देखिए, सबसे पहले हम सोम नदी का जो उद्गम स्थान है उसके बारे में देखें तो यह उदयपुर जिले के ऋषभ देश से निकलती है। उद्गम स्थान, इसका उद्गम स्थान है उदयपुर जिले के ऋषभ देव की जो बिछामेड़ा की पहाड़ियाँ हैं, ऋषभ देव की बिछामेड़ा की पहाड़ियों से, बिछामेड़ा की पहाड़ियों से यह नदी निकलती है। ठीक है, इस नदी का उद्गम स्थान है उदयपुर जिले की बिछामेड़ा की पहाड़ियाँ। उसके बाद यह जो नदी है बेणेश्वर के निकट माही नदी में मिल जाती है। बेणेश्वर के निकट यह नदी माही नदी में मिल जाती है। तो यह जो नदी है सोम नदी है वो माही नदी की एक सबसे बड़ी सहायक नदी है, जो बेणेश्वर के निकट माही नदी में मिल जाती है। उसके बाद हम देखें तो यह जो नदी है वो डूंगरपुर जिले में सोम, कमला और अंबा बांध बनाया गया है। इस नदी के ऊपर डूंगरपुर में इस नदी के ऊपर सोम, कमला और अंबा बांध बनाया गया है। अंबा बांध बनाया गया है सोम नदी के ऊपर उदयपुर में। ठीक है, इसके बाद हम इसकी जो प्रमुख सहायक नदी है उनके बारे में देखें तो जाखम, गोमती और सारनी। जाखम, गोमती और सारनी, ये इसकी 3 प्रमुख सहायक नदियां हैं। सहायक नदियां। तो सोम नदी का सबसे पहले हम उद्गम स्थान देखें तो सोम नदी का जो उद्गम स्थान है वो उदयपुर में बिछामेड़ा की पहाड़ियों से इस नदी का उद्गम होता है। और यह नदी बेणेश्वर के निकट माही नदी में मिल जाती है। और इस नदी पर डूंगरपुर में सोम, कमला और अंबा बांध बनाया गया है। और इसकी जो प्रमुख सहायक नदियां हैं जो जाखम, गोमती और सारनी, ये 3 इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। उसके बाद हम देखते हैं अगली नदी है जाखम नदी। अगली है जाखम। जाखम नदी। देखिए, सबसे पहले हम जाखम नदी का जो उद्गम स्थान है उसके बारे में देखते हैं कि यह नदी कहाँ से निकलती है। देखिए, जाखम जो नदी है वो प्रतापगढ़ के छोटी सादड़ी से निकलती है। छोटी सादड़ी से। इस नदी का उद्गम स्थान है प्रतापगढ़ जिले के छोटी सादड़ी से यह नदी निकलती है। कौन सी है?
सोम नदी। और यह जो नदी है इसके प्रवाह क्षेत्र, यह जो नदी है वो प्रतापगढ़, उदयपुर और डूंगरपुर जिले में प्रवाहित होती है। इसका प्रवाह क्षेत्र है प्रतापगढ़, उदयपुर और डूंगरपुर। इन 3 जिलों में यह नदी प्रवाहित होती है। जाखम नदी प्रतापगढ़ की छोटी सादड़ी से निकलती है और उदयपुर, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर, इन 3 जिलों में यह नदी प्रवाहित होती है। और इस नदी के ऊपर जाखम बांध बनाया गया है। प्रतापगढ़ में इस नदी के ऊपर जाखम बांध बनाया गया है, जो राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। जाखम बांध सबसे ऊंचा बांध है, सबसे ऊंचा बांध। ठीक है, तो जाखम बांध बनाया गया है जाखम नदी पर, जो राज्य का सबसे ऊंचा बांध है। और इसकी जो ऊंचाई है वो है 81 मीटर। इस बांध की ऊंचाई है 81 मीटर। ठीक है, तो यह है जाखम नदी, जिसका उद्गम स्थान होता है प्रतापगढ़ की छोटी सादड़ी से। यह नदी डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर राज्य में बहती है। और इस नदी के ऊपर प्रतापगढ़ में जाखम बांध बनाया गया है और यह राज्य का सबसे ऊंचा बांध है, जिसकी ऊंचाई है 81 मीटर। उसके बाद अगली नदी है पश्चिमी बनास नदी। अगली है पश्चिमी बनास। तो पश्चिमी बनास नदी के उद्गम स्थान के बारे में हम देखते हैं। तो यह जो नदी है, यह नदी सिरोही जिले के सानावारा गांव की पहाड़ियों से निकलती है। सिरोही जिले के सानावारा की पहाड़ियों से निकलती है, सानावारा गांव की पहाड़ियों से। सानावारा गांव की पहाड़ियों से यह जो पश्चिमी बनास है वो नदी निकलती है। उसके बाद यह सिरोही में बहकर ये गुजरात के बनासकांठा में जिले में प्रवेश करती है। सिरोही में बहने के बाद यह नदी जो गुजरात में प्रवेश करती है, गुजरात के बनासकांठा में। सिरोही में बहने के बाद यह नदी गुजरात में प्रवेश करती है और गुजरात के बनासकांठा के निकट यह नदी प्रवेश करती है। उसके बाद इसकी जो सहायक नदियाँ हैं वह सूकली, कुकड़ी और धारवोल। कुकड़ी और धारवोल, ये इसकी 3 प्रमुख सहायक नदियां हैं। तो पश्चिमी बनास नदी है, उसका उद्गम स्थान है सिरोही जिले में, जो सानावारा के गांव की जो पहाड़ी है उस पहाड़ियों से यह नदी निकलती है। और सिरोही में बहने के बाद यह नदी बनासकांठा में प्रवेश करती है गुजरात में। और इसकी जो प्रमुख सहायक नदियां हैं सूकड़ी, कुकड़ी और धारवेल, ये 3 इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। उसके बाद हम देखते हैं अगली नदी है साबरमती नदी। अगली है साबरमती नदी। तो देखिए साबरमती नदी के बारे में हम देख रहे हैं, उसका उद्गम स्थान है उदयपुर जिले की अरावली की पहाड़ियों के उत्तरी ढालों पर स्थित डेबर झील से। उदयपुर में जो अरावली की जो उत्तरी ढाल है, उत्तरी ढालों पर स्थित डेबर झील है। डेबर झील से इस नदी का उद्गम स्थान है। ठीक है, और यह राजस्थान से निकलकर यह नदी गुजरात के साबरकांठा जिले में प्रवेश करती है और अंत में खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। यह गुजरात में प्रवेश करती है, कहाँ पर? साबरकांठा में गुजरात में प्रवेश करती है और अंत में खंबात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। अंत में यह नदी खंबात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। इस नदी का उद्गम स्थान है उदयपुर में डेबर की झील से यह नदी निकलती है, गुजरात में प्रवेश करती है साबरकांठा के निकट और अंत में खंबात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। और इस नदी का जो अधिकांश अपवाद क्षेत्र है वो गुजरात में ही है। और इस नदी की यह जो साबरमती जो नदी है, इस नदी के ऊपर ही गुजरात में जो गांधीनगर जो शहर है वो बसा हुआ है। उसके बाद इसकी जो सहायक नदी है वह हतमती, पेरवा, बेतरक और माजा, ये इसकी प्रमुख सहायक
नदियाँ हैं। तो आज की वीडियो में हमने जो अरब सागर में गिरने वाली जो नदियाँ थी उनके बारे में हमने पढ़ लिया है, और नेक्स्ट वीडियो में हमने बंगाली खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ और आंतरिक जल प्रवाहक नदियों के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।